जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास ज्ञान सर्विसेज में। और दोस्तों 6 क्लास का एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोगों को 4th चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और 3 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज दोस्तों हम लोगों को मानचित्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए आइए रीड करते हैं क्या है मानचित्र। मैप। और आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में अध्ययन कर चुके, ठीक है। ग्लोब के बारे में हम लोग पढ़े थे। 2nd चैप्टर में अक्षांश, देशांतर, सारी चीज़ के बारे में पढ़े। बोल रहा है ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। लेकिन जब हम पृथ्वी को केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों या फिर गाँव के बारे में अध्ययन करना होता है, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। मतलब कि ग्लोब दोस्तों, अगर हम पूरे पृथ्वी के भाग मतलब अध्ययन करना चाहें तब तो हमारे लिए ग्लोब बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर हम किसी एक भाग को, मान लिया जाए कि हम जिस गांव में रह रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हो, या फिर जो शहर में रह रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हो, या फिर अपने जिला को खास तौर पर अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ग्लोब मतलब उतनी आवश्यक नहीं रह जाती है। क्योंकि उतनी सारी उतना छोटा सा चीज़ में उतनी चीज़ नहीं दर्शा सकते, ठीक है। उसको बस जिला या फिर कोई राजधानी मतलब राज्य का इतने चीज़ दर्शा करके उसमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उतना अंदर में नहीं जाया जा सकता है, तो इसके लिए मैप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बोला तो हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र है क्या? तो मानचित्र पृथ्वी के सतह या उसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है? एक चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह पर पूरी तरह चपटा करना मतलब संभव नहीं है। पूरी तरह चपटा गोला मतलब नहीं करना संभव है, लेकिन वो एक तरह से उसी प्रकार का है, जान लीजिए। बोल रहा है मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों की के लिए आवश्यक है। किस किस के लिए? कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। जैसे दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो एटलस का बुक मिलता है, एटलस के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो बहुत सारा मानचित्र का एकत्रण होता है, मतलब संग्रह होता है, उसको कहते हैं एटलस। बोल रहा है एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मतलब मापों के आधार पर होती है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र से ज़्यादा प्राप्त होएगा ही दोस्तों। मानचित्र से हम लोग गाँव के अध्ययन कर सकते हैं, गाँव के बारे में, जिला के बारे में, अपने राज्य के बारे में, सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ग्लोब में उतना चीज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को मैप से अधिक जानकारी मिलती है। मानचित्र एक ग्लोब की अपेक्षा हम लोगों को ज़्यादा जानकारी देती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के मानचित्र होगा देखिए यहाँ पे दोस्तों। बोल रहा है भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है? तो ये प्रकृतियों मतलब पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाता है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया। तो इन सबों को दर्शाता है, तो इसको कहते हैं भौतिक मतलब मानचित्र, फिजिकल मैप। तो फिजिकल मतलब भौतिक हो जाएगा। भौतिक में क्या क्या आएगा? पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, महासागर, ये सारी चीज़ तो आएंगे। तो इसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। बोल रहा है इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे? भौतिक या उच्चाबच मानचित्र कहा जाता है। अब आइए राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है दोस्तों? तो राजनीतिक मानचित्र में मुख्य रूप से सीमा को दर्शाएगा। जैसे राज्य हो गया, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में बांटने के लिए जो सीमा है तो उस राज्य को दर्शाएगा। फिर उसके बाद नगर को दर्शाएगा, शहर को दर्शा सकता है, गाँव, विश्व, ये सारे राज्यों उसकी सीमाओं को क्या करता है? दर्शाता है। तो उसको कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में आपको समझ में आया होगा बातें दोस्तों। अब बोल रहा है थीमेटिक मानचित्र। तो दो चीज़ तो हम समझ गए। थीमेटिक क्या हो सकता है? तो थीमेटिक में दोस्तों विशेष जानकारी प्राप्त होता है। तो विशेष किस चीज़ के लिए? तो जो सड़क बना रहे हैं, कहाँ कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक लेकर जा गई है, कौन कौन सी जगह से मतलब होकर के गुजरी है, कैसे कहाँ से निकली है और कहाँ तक गई है, और उसकी मतलब विस्तार किस किस जगह पे है, ठीक है। सड़क का नाम क्या? तो ये सारे सड़क जो है वो सड़क मानचित्र। या फिर वर्षा के बारे में बात करें, फिर वन कहाँ कहाँ कितना मात्रा में है, उद्योग, ये सारे चीज़ को अगर वर्णन करेंगे ना तो उसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। तो इसको कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र। ये अलग विशेष प्रकार की जानकारियाँ हम लोगों को प्रदान करता है। इस प्रकार मानचित्र को क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। दोस्तों मानचित्र पढ़ने के लिए 3 घटक होता है। क्या होता है? दूरी चाहिए हमको, दिशा चाहिए या प्रतीक चाहिए, ठीक है। हम लोग अब लिख तो नहीं सकते पूरी इतना बड़ा-बड़ा चीज़, ठीक है। और महासागर को दर्शाना है, फिर नदी को दर्शाना, तो हर जगह नदी नदी तो लिख नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ प्रतीक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रतीक हमारे लिए भी ज़रूरी है। दूरी तो आवश्यक है ही कि किस जगह से किस जगह की दूरी कितनी है। उसके बाद दिशा, किस दिशा में वो जगह स्थित है। तो इस चीज़ के इन 3 घटकों की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। तो आइए देखते हैं क्या दूरी को देखते हैं। तो मानचित्र एक आरेखन होता है। क्या होता है? एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग पर को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। सोच लीजिए दोस्तों, पूरे विश्व को या फिर उसके किसी एक भाग को, जैसे पूरा विश्व कहें तो उसमें 7 मतलब ये हो जाएगा
क्या बोलता है, हाँ, महाद्वीप हो जाएगा, उसके बाद महासागर, सारे चीज़ों को दर्शाएँगे। तो मतलब उसको एक पन्ना पर दर्शाना सोच सकते हैं कितनी मतलब कठिनाई होती होगी। या फिर किसी एक भाग को, विश्व के किसी एक भाग को दर्शाया, मान लिया जैसे भारत को दर्शाया गया या फिर अमेरिका को दर्शाया गया। तो इस तरह के किसी एक भाग को दर्शाया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही दोस्तों कठिनाई होती होगी एक पन्ना पर उतारना उसको। तो या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर क्या हो जाता है, खींचा जाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से खींचा जाता है ना कि मतलब उसकी वास्तविक दूरी बदल नहीं सकती, उतना ही वास्तविक दूरी होती है, वो नहीं बदल सकती। तो दोस्तों इसको इतना सावधानी से खींचा जाता है ना कि इसको मतलब जो दूरी होता है वो बदल नहीं सकता, ठीक है। तो इतना जो मानचित्र होता है उसमें एक मानचित्र पर 2 जगहों की दूरी के मतलब अंतर नहीं आना चाहिए, उतना ही दूरी आना चाहिए, बस उसको छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। मानचित्र में बस यही किया जाता है। और आगे देखिए, आगे बोल रहा है, इसलिए इसका उद्देश्य क्या होता है कि एक पैमाना चुना जाता है, ठीक है, एक पैमाना। तो पैमाना क्या होता है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। तो अनुपात में मापा जाता है, ठीक है। ये पैमाना जो होता है मतलब छोटा करके मापा जाता है, लेकिन उसका सेम अनुपात में होता है। बोल रहा है उदाहरण के लिए अगर हम देख सकते हैं कि जैसे विद्यालय और उसके अपने घर के बीच की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, जिसको मानचित्र में 2 सेंटीमीटर मतलब दिखा सकता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी को 2 सेंटीमीटर मानचित्र में दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दूरी कम गया है, उसका अनुपात करके दिखा रहा है और वो दूरी सेम ही रहा जाता है, ठीक। तो इस तरह से मानचित्र खींचा जाता है, बहुत ही कठिनाई होता है। इसका अभिप्राय ये होता है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया जाता है, मतलब 1 सेंटीमीटर, इसका अर्थ हुआ कि यानी 1 सेंटीमीटर बराबर वो 5 किलोमीटर को माप रहा है, ठीक। और आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो यही दर्शाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। पर इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिया गया कि भी कोई भी बीच की दूरी अगर दिया गया हो तो उसको पता आप लगा सकते हैं, ठीक है। इधर दोस्तों देखिए एक प्रयोग करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए है, इसको रहने दीजिए, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा बिना प्रयोग किए हुई। बोल रहा है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को जैसे महाद्वीप या देशों के कागज पर दिखाना होता है, तब क्या करते हैं हम लोग, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर के दर्शाते हैं, मतलब 500 जो किलोमीटर जिसका दूरी होता है, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक स्थल है या फिर यहाँ पे एक स्थल है, इन दोनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है वास्तविक में। तो इसको दोस्तों मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर में मतलब माप सकता है, ठीक। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका अनुपात में माप रहा है। बोल रहा है इसी को कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है। जब एक छोटा क्षेत्रफल वाला भाग को बोल रहा है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे आप अपने गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे तो छोटे पैमाने का उपयोग महाद्वीप और महासागर के लिए किया जाता है, लेकिन अगर अपने गांव को दर्शाना है या फिर शहर को, तो उसको बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है। बोल रहा है 500 मीटर की दूरी को रेखा चित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बोल रहा है बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं, तो अधिक जानकारी देगा ही, वो गाँव का जानकारी दे रहा है तो अधिक जानकारी तो देगा ही। अब दूरी हो गया दोस्तों, आते हैं सेकंड घटक दिशा की ओर। तो बोल रहा है अधिकतर मानचित्र में ऊपर की ओर क्या होता है, मतलब ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बनाया होता है और इसके ऊपर क्या लिखा होता है, मतलब अक्षर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप उत्तरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके 4 दिशा होता है, उत्तर जैसे देखिए प्रधान दिग बिंदु इसको कहा जाता है, उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम को। इसी को दोस्तों दिग्बिंदु कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु। प्रधान बिंदु मुख्य रूप से 4 का होता है, उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम। बोल रहा है कि और इसके बीच की जो दिशा होती है जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम होता है और दक्षिण पूरब होता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे होता है। यहाँ पे गलत लिख दिया है दोस्तों, दोनों पश्चिमी कर दिया, दक्षिण पश्चिम और सॉरी दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम सही लिखा हुआ है। बोल रहा है इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए, विकास के घर के सामूहिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो इस फिगर के बारे में दोस्तों दे रहा है, इसको दिशा निकालने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो ये आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए दिक सूचक यहाँ पे एक दे रहा है और इसमें दोस्तों ये दिक सूचक में मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण की दिशा को दर्शाता है, देखिए ठीक है, ये उत्तर दिशा की दर्शा रहा है, ठीक।
उत्तर दिशा का होता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि यह एक यंत्र है, दिक्सूचक के माध्यम से दोस्तों दिशा का पता लगाया जाता है। एक एक प्रकार का यंत्र है दिशा का पता लगाने का। बोल रहा है कि जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण की ओर होती है। तो इस तरह से इसका चुंबकीय सुई जब उत्तर दक्षिण की ओर होगा तो पूरा पश्चिम का भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो दिक्सूचक के माध्यम से हम लोग दिशा का पता लगाते हैं। अब दोस्तों प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होता है? बोल रहा है यदि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे कि भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, रेल हो गया, रेल की पटरियां हो गया, तो इस सबको कैसे दर्शाएंगे? इसका दर्शाना तो वहाँ पे संभव नहीं है ना। तो इसके लिए एक प्रतीक दिया जाता है कि ऐसा प्रतीक देंगे तो सड़क दर्शाएगा, ऐसा प्रतीक देंगे तो वो नदी दर्शाएगा, ऐसा प्रतीक देंगे तो वो ब्रिज दर्शाएगा, ऐसा प्रतीक देंगे तो ये रेल की पटरी दर्शाएगा, ऐसा प्रतीक दिया जाए कि कुआं दर्शाएगा। तो इस तरह से एक प्रतीक को चुन लिया जाता है। बोल रहा है प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करता है। इस प्रतीकों के इस्तेमाल करके मानचित्र को आसानी से क्या किया जाता है? खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप इस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते। जब आप इन चित्रों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इसको दोस्तों रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। बोल रहा है कुछ रूढ़ प्रतीक के यहाँ पे चित्र दिया, उसको दिखाया गया, उसको देखिए। बोल रहा है विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है कि समान, उदाहरण के लिए समानतः नीले रंग का उपयोग जलाशय किया जाएगा, भूरा रंग का पर्वत के लिए, पीला रंग का पठार के लिए, हरा रंग का मैदान के लिए। तो इस तरह भी कुछ रंग को भी याद रखना है कि अगर हरा रंग दर्शा रहा है तो वहाँ पे जरूर से मैदान होगा, अगर भूरा दर्शा रहा है तो वहाँ पे पर्वत होगा, पीला दर्शा रहा है तो वहाँ पे पठार होगा, अगर नीला दर्शा रहा है तो वहाँ पे जल की मात्रा होगी, जलाशय होगा। तो इस तरह से कुछ हम लोगों को फैक्ट याद रखनी है। देखिए यहाँ पे प्रतीक की बात बोल रहा है, प्रतीक यहाँ पे दर्शाया गया दोस्तों, इसको देखिए, देख लीजिए। रेलवे लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बड़ी रेलवे लाइन, मीटर लाइन और रेलवे लाइन। तो बड़ी रेलवे लाइन को दर्शाया तो इस तरह से दर्शाएगा, फिर मीटर लाइन को इस तरह से दर्शाएगा और रेलवे लाइन को इस तरह से दर्शाएगा। सड़क की दर्शाना है तो पक्की ईंट की अगर सड़क है तो इस तरह से दर्शाएगा और कच्ची ईंट की अगर सड़क है तो इस तरह से दर्शाएगा। ठीक है, तो मानचित्र में इस तरह से दर्शाया हुआ रहता है। तो इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा की अगर बात करें तो पेड़, ये ऐसा पेड़ रहेगा, घास के दर्शाना होगा तो इस तरह से घास दर्शाएगा, बस्ती इस तरह से दर्शाएगा, कब्रिस्तान इस तरह से दर्शाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है प्रतीक चिन्ह दिया गया होता है। यहाँ से इस तरह से मस्जिद दर्शाया जाता है, इस तरह से गिरजाघर, इस तरह से मस्जिद, सॉरी इस तरह से मंदिर होता है दोस्तों, इस तरह से मस्जिद, फिर इस तरह से छतरी दर्शाया जाता है। नदी की बात करें तो इस तरह से दर्शाता है, कुआं है, ये तालाब है और ये नहर और पुल है। तो इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए रेखा चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त या और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता हो, वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख खींचता है, मतलब एक आरेख खींच कर बताता है कि पहले इधर आना, फिर इधर आना, फिर इधर मुड़ना, और उस तरह से एक आरेख खींच करके दे देता है आपको। ठीक है, तो उसको दोस्तों कहते हैं रेखाचित्र। ठीक, तो इस प्रकार कच्चे आरेख क्या है? तो इस पर पैमाना नहीं होते, कोई वास्तविक मतलब कोई अनुपात में दूरी नहीं होती है कि उतना उसको दूरी मापिएगा ना तो कम घट बढ़ सकता है, कोई अनुपात में इसका दूरी नहीं होता, इसका पैमाना सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, बस दिशा सही होता है, पैमाना सही नहीं होता है। इसको रेखाचित्र, मानचित्र कहते हैं। इसको कोई भी खींच सकता है। अब खाका की बात करें, खाका क्या होता है? तो एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींच दिया जाए तो उसको खाका कहते हैं। मतलब छोटा सा क्षेत्र है, उसको बड़ा कर खींच दिया गया है तो उसको खाका कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई के बारे में जानना है, तो जिसे मानचित्र में कैसे देख सकते हैं? हम लोग नहीं देख सकते। तो उस समय हम इसको खाका को जो है उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे खाका हो गया। अब दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था। कुछ मानचित्र के बारे में देखना था, प्रतीक, दूरी, दिशा, और फिर ये तीन प्रकार के जो मानचित्र थे, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। फिर उसके बाद रेखा चित्र और खाका, इतनी भी चीज़ें इस चीज़ में थी। और बाकी दोस्तों आज 4 लेसन हम लोगों को समाप्त होता है। बाकी 5 लेसन के बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। और बाकी हम लोगों को दोस्तों 4 चैप्टर्स और बच चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बहुत जल्द से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।